प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं, आज इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। और जो इतिहास है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस है प्लस आस। और इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ, क्योंकि इतिहास में अब घटनाएं घटित हो चुकी हैं और उन घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए जो इतिहासकार है अब वह तथ्यों को इकट्ठा करता है और यही इतिहास को जानने के प्रमाण या साक्ष्य या स्रोत के रूप में इनको जाना जाता है। प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसको जानने के 3 साधन हैं, और जिसमें पहला जो साधन है वो पुरातात्विक साक्ष्य है, दूसरा जो साधन है वो साहित्यिक साक्ष्य है, और तीसरा जो साधन है वो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, विदेशी लेखक हैं उनके विवरण हैं, और उनसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमें मदद मिलती है। जो पहला जो बिंदु है पुरातात्विक साक्ष्य, वो इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, क्योंकि ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वे अपने आप में स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्र प्रकाशक के रूप में अपना महत्व स्थापित करते हैं। यहाँ पुरातत्व का अर्थ भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। ये भौतिक अवशेष निम्नलिखित हैं। पहला है अभिलेख, ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका कारण उनका तिथि युक्त एवं समसामयिक होना है। अभिलेख से मिलने वाली जानकारी से साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात जानकारी का परीक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमें अभिलेख मिले हैं वो अशोक के अभिलेख मिले हैं, और ये जो अभिलेख हैं उनसे हमें उस काल के जो सामयिक घटना हैं, वंश हैं, राजाओं के नाम हैं और सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो अभिलेख हैं इनमें हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि ये हमें नहीं मिलते तो हमें इतिहास के बारे में आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती। अभिलेख किस वस्तु पर उत्कीर्ण है, इस आधार पर इनके कई वर्ग हैं। जैसे नंबर 1 है शिलालेख, और भारत के प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो अशोक के शिलालेख हैं, जिनके बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भारत के बारे में मिलती है। अन्य शिलालेख में पुष्यमित्र का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये जो दूसरा इसमें जो अभिलेख है वो है स्तंभ लेख, और स्तंभ लेखों में हमें अशोक के स्तंभ अति महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख ऐतिहासिक जानकारियां प्रदान करता है। इसी तरह से ताम्रपत्र लेख, जो प्राचीन काल में राजा द्वारा भूमिदान थे, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। गुहालेख, ये भिक्षु तथा साधु संतों द्वारा आवास के लिए प्रयुक्त की गई गुफाएं थी। इनमें अशोक के बरावर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक नाना घाट के लेख हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मूर्ति लेख, और ये जो मूर्ति लेख हैं उनमें
रामगुप्त के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो हमें दुर्जनपुर से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, जो पुरातात्विक साक्ष्य में मुद्राएं हैं, और ये जो मुद्राएं हैं वो प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को जानने में हमारी बहुत मदद करती हैं। यद्यपि भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, लेकिन ये जो सिक्के हैं इन पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं है, और जो चिन्ह बने हुए हैं उनका अर्थ भी ठीक तरह से ज्ञात नहीं है। लेकिन हमें यूनान और रोम के इतिहासकारों से केवल 4 या 5 हिंद यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है, किंतु इनके सिक्कों के आधार पर इनके राज्यकाल का पूरा इतिहास लिखना संभव हो सका। यदि हम सिक्कों से किसी भी काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो उससे हमें उस काल के आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वेशभूषा है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से हमें इन सिक्कों से राजा का नाम, बिरुद, राजचिन्ह, धर्म चिन्ह आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उनके ऊपर हमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि समुद्रगुप्त को संगीत का बड़ा शौक था। इसी तरह से हमें धार्मिक अभिरुचियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, और कुषाण शासकों की जो धार्मिक अभिरुचियाँ थीं उनके बारे में हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल है, उनके बारे में भी हमें इस धार्मिक अभिरुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है मोहरें। प्राचीन काल में मोहरें मिट्टी, धातु दोनों की ही बनती थी। सबसे पुरानी मोहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, और इन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर मोहरें वो पशुपति शिव की मोहर के रूप में मानी गई हैं। ऐतिहासिक युग में भी मोहरों का खूब प्रचलन रहा, और इसके बाद मूर्तियां हैं वो हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमारी मदद करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें मातृ देवी की काफ़ी जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से हमें योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरह से हमें मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो हमें उस काल के आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन जो मूर्तियां हैं उसमें यक्ष और यक्षी की जो मूर्तियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से सातवाहन काल, कुषाण काल में हमें मूर्ति कला की 2 शैलियां, मथुरा कला एवं गांधार कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल के अंतर्गत जो मूर्तियां हैं वो अपनी मौलिकता और सजीवता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति आध्यात्मिक चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि हम चोल कला के बारे में बात करें तो चोलों की नटराज की जो मूर्ति है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरह से जो शैल चित्र हैं वो भी हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शैल चित्र सबसे अधिक हमें मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें जो शैल चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के भी प्राप्त हुए हैं, ताम्र पाषाणिक काल के प्राप्त हुए हैं, ऐतिहासिक काल के भी हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चित्रकला भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है, और चित्रकला में अजंता के चित्र बहुत ही
सजीव हैं। इनमें मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त भाव प्रवण अद्वितीय चित्रण हुआ है। अजंता के सबसे प्रमुख चित्रों में बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर आदि के जो चित्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा स्मारक भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें सबसे पहला भवन है और सिंधु सभ्यता के 4 विशेष महत्व के हमें जो स्मारक हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है, लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो धौलावीर से प्राप्त हुआ है वो हमारे प्रसिद्ध स्मारक के रूप में है। इसके अलावा मौर्यकालीन राजप्रासाद भी हमें उस काल के भवन राजप्रासाद निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी तरह से मौर्य काल में एकाश्म पत्थर पर बने स्तंभ भी और उन पर की गई विस्मयकारी पॉलिश, सजीव पशु आकृतियां, ये इस कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। बिहार में गया के पास बारावर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियों से प्राप्त मौर्यकालीन 7 गुहा आवास जो शिलाओं पर काट करके बनाए गए हैं वो हमारे रॉक कट आर्किटेक्चर का प्राचीन उदाहरण है। इसी तरह से स्तूप भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें भरत का स्तूप, बोध गया का स्तूप, सांची का स्तूप, ये हमें शुंगकालीन कला के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन स्तूपों के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जो यानी कि जातक कथाएं हैं उनको चित्रित किया गया है। इसी तरह से गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें झांसी का दशावतार मंदिर मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से गुप्त काल के अन्य वैष्णव मंदिरों से ये विदित होता है कि विष्णु की विभिन्न रूपों में कल्पना की गई और अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर, बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। चोल काल में मंदिर निर्माण कला का बड़ा विकास हुआ और इसमें तंजौर का बृहदीश्वर जो कि शिव का मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है और इससे हमें शिल्प अलंकारों में तत्कालीन धार्मिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशों में भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रभाव की जानकारी दक्षिण एशिया, मध्य एशिया में मिले मंदिरों, चैत्यों, स्तूपों एवं अन्य कलाकृतियों से होती है। अंगकोर वाट कंबोडिया के मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाएं मूर्ति शिल्प के रूप में व्यक्त हैं। बोरोबुदर जावा का विशाल बौद्ध स्तूप एवं मंदिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का भव्य स्मारक है।